एक बार फिर से स्वागत है सफलता गुरु कोचिंग सेंटर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 10th फिजिक्स यानी कि भौतिकी की चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन की बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों या ग्रुपों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका 1 नंबर सवाल देखने जा रहे हैं। और देखने से पहले हम आप सभी को पता है कि किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले उसका हम सब थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद जो भी उससे रिलेटेड सवाल बनेंगे हम सवाल करवाएंगे। तो आप सभी इसके अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो देखिए सबसे पहले नंबर थ्योरी में दिए हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है और इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। यदि फोकस दूरी एफ को मीटर में व्यक्त किया जाता है तब क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। और एक डायोप्टर एक लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस लंबाई 1 मीटर यानी कि एक डायोप्टर 1 मीटर -1 है। तो आपको यहाँ पर समझाना चाहेंगे कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को ध्यान में रखिएगा कि डायोप्टर को डी द्वारा दर्शाया जाता है या सूचित किया जाता है और फोकस दूरी को एफ द्वारा सूचित किया जाता है। तब क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। और एक डायोप्टर एक लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस की लंबाई 1 मीटर, एक डायोप्टर बराबर आपको ध्यान में रखना है 1 मीटर -1 होता है। और ये भी ध्यान में आपको रखना है कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो आपको एक बार और याद करवाना चाहेंगे कि सर उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो आप सभी को सबसे पहले नंबर प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा और इसका उत्तर आप सब कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए सवाल नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो अभी जस्ट हम आपको थ्योरी में समझा है कि लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अभी हम आपको बताया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। तो सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी में है वाट, और ऑप्शन सी है डायोप्टर, ऑप्शन डी है अर्ग। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को किनके द्वारा सूचित किया जाता है, तो डी द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाती है तो यह अविलंब से दूर झुक जाती है और तेज हो जाती है। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन से विरल माध्यम में गुजरती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होगा, क्योंकि प्रकाश किरण अविलंब से दूर झुक जाती है। झुकने की मात्रा दो माध्यमों के अपवर्तन के सूचकांकों पर निर्भर करती है। यानी कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सर जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाती है तो ये किसकी ओर झुक जाती है, तो अभिलंब से दूर झुक जाती है और तेज हो जाती है। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन से विरल माध्यम में गुजरती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या होगा, तो अधिक होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर झुक जाती है और झुकने की मात्रा दो माध्यम के अपवर्तन के सूचकांक पर निर्भर करती है। और स्नेल के नियम आपको ध्यान में रखना है कि स्नेल का नियम दो अलग अलग समानुवर्ती माध्यम के बीच एक सीमा से गुजरने वाली प्रकाश या अन्य तरंगों का जिक्र करते समय आपतन और अपवर्तन के कोण के बीच संबंधों का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक सूत्र है। तो देखिए इससे कैसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और इसका उत्तर आप सब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो 2 नंबर सवाल समझते हैं सर। 2 नंबर सवाल है, जब प्रकाश की किरण हवा यानी कि विरल माध्यम से कांच यानी कि सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो अभी हम आपको थ्योरी में क्या समझा है, थ्योरी में हम आपको यही अभी समझा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से
विरल माध्यम तक जाती है तो यह अविलंब से दूर झुक जाती है। तो देखिए इसी सवाल को कैसे पूछा जाता है, इसी सवाल को अथवा में ऐसे पूछा जाता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। यानी कि आपको इस सवाल जो है दो तरीक़ा से पूछा जा सकता है। एक तो ये तरीका है कि सर जब प्रकाश की किरण हवा या कौच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी। देखिए ऑप्शन नंबर ए है अविलंब की ओर, ऑप्शन बी है अविलंब से दूर हो जाती है, या अविलंब के साथ संपाती होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो थ्योरी में हम आपको क्या समझा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें जो है वो अविलंब की ओर झुक जाती है। यानी कि इस सवाल का राइट आंसर की बात करें तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, यह ध्यान से समझिएगा, प्रकाश के परावर्तन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत परावर्तन के दो नियमों में समाहित है। वे इस प्रकार हैं। तो प्रकाश के परावर्तन को नियंत्रित कंट्रोल करने वाले सिद्धांत परावर्तन के कितने नियमों में समाहित होती है? दो। यानी कि आपको साफ यहाँ पर कहा जाए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। तो देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट में हम दिए हैं कि प्रकाश के, देखिए ध्यान से, प्रकाश परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है? तो परावर्तन का प्रथम नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह का अवलंब सभी एक तल में होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो प्रकाश का प्रथम नियम क्या कहता है सर? कि प्रकाश का प्रथम नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह का अवलंब सभी एक तल में होते हैं। और प्रकाश का द्वितीय नियम क्या कहता है? तो प्रकाश का द्वितीय नियम क्या कहता है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। दोनों कॉन्सेप्ट को आप 2 से 3 मरतबे पढ़िए और ध्यान में रखिएगा। तो हम याद दिलवाना चाहेंगे कि सर प्रकाश के परावर्तन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत परावर्तन के दो नियमों में समाहित है, और वे इस प्रकार हैं। परावर्तन का प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह का अविलंब सभी एक तल में होते हैं। और परावर्तन का द्वितीय नियम कहता है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो इसी सवाल को बिहार बोर्ड वाले कैसे पूछा जाता है? तो देखिए सबसे पहले ध्यान से समझिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, और ऑप्शन सी में है 3, और ऑप्शन डी में है 4। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो देखिए ये भी ध्यान में आपको रखना है, जितना भी आपको बता रहे हैं सभी एक अच्छा नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आपके जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो रिवीजन करने में आसानी होगा। अगर आपको इस जो भी हम पीडीएफ फाइल पढ़ा रहे हैं इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का, उसमें ज्वाइन होकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा होगा तो ये क्लास अपने दोस्तों या अगल बगल के जितने भी सारे दोस्त होंगे उनके भी पास यह वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी यह काम में चला आए, मदद मिल सके। तो देखिए थ्योरी हम पढ़ाना चाहेंगे। सर थ्योरी क्या है इसको समझिए। दाढ़ी बनाने के लिए जो हजाम के यहाँ जाते हैं वो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह दर्पण वस्तु का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। जब आपके दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह दर्पण वस्तु का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। तो आइए इसके एक और कॉन्सेप्ट को हम सब समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? तो 2 मिनट। तो यहाँ पर जो एक शब्द का यूज किया गया है हजाम, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे भाई। चलिए तो देखिए नीचे एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझाना चाहेंगे। फिर यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा कि दाढ़ी बनाने के लिए
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह दर्पण वस्तु का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। और दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। सवाल पूछेंगे हम आपको से कि बताइए सर कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, समतल, उत्तल और अवतल। अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 2 से 3 मरतबे इस पॉइंट को हम दे दिए हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसी सवाल से कैसे सवाल पूछा जाएगा। देखिए सवाल नंबर 1 जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। यह है कि हजामत दाढ़ी बनाने के में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो हजामत या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी में है उत्तल और ऑप्शन सी है अवतल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हजामत दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा। तो वास्तविक और उल्टा होगा। 2 से 3 मरतबे याद कीजिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा। तो वास्तविक और उल्टा होगा। आवर्धन मैग्नीफिकेशन ऋणात्मक होने का मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। जब प्रतिबिंब उल्टा होता है तो वह वास्तविक होता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ से कॉन्सेप्ट एक और याद करके रखना है आपको कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो एक बार और याद करवाना चाहेंगे कि सर आवर्धन ऋणात्मक होने का मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। जब प्रतिबिंब उल्टा होता है तो वह वास्तविक होता है, अवास्तविक होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है और उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसी से रिलेटेड कैसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, इसके कॉन्सेप्ट को हम सब जानते हैं। आइए देखते हैं सवाल ऐसे पूछा जाएगा। देखिए ध्यान से, सभी ऑप्शन को हम आपको इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन ए है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी है आभासी और सीधा और ऑप्शन डी है आभासी और उल्टा। तो कॉन्सेप्ट में हम आपको क्या सिखा है, जस्ट अभी हम आपको सिखा है कि अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो वास्तविक और उल्टा, यानी कि ए इज़ द राइट। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझिए ध्यान से, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक भी सवाल यहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है यहीं से सवाल रहेगा। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आसपास में जितने भी दोस्त हो उनको भी हमारे चैनल के बारे में बता दीजिए, जिससे कि उनको अच्छी रिजल्ट प्राप्त हो सके। तो देखिए मेरे प्यारे भाई कि अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण के ध्रुव यानी कि पी और मुख्य फोकस एफ के बीच रखना होगा। चलिए तो इससे रिलेटेड कैसे सवाल बनता है वो ध्यान में देखिए। सवाल है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो थ्योरी आपको समझ में आया होगा कि सर अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु के ध्रुव यानी कि पी और मुख्य फोकस एफ के बीच रखना होगा। तो सवाल क्या था, ये सवाल आप लोग पढ़िए एक मरतबे, समय हम आपको देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल पढ़ लिए होंगे कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया
गया तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, तो ऑप्शन होना चाहिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखना होगा, यानी कि ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र पर, बी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, और सी में वक्रता केंद्र से परे, और डी में है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और ये कॉन्सेप्ट को आपको कॉपी में नोट जल्दी से कर लेना है क्योंकि यहाँ से सवाल फिक्स है कि ये रहेगा सवाल। चलिए, गोलाकार दर्पण अवतल या उत्तल की वक्रता त्रिज्या यानी कि r और फोकस दूरी यानी कि f के बीच एक सीधा संबंध होता है। यह संबंध r बराबर जो होता है वो 2f होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होगी वो फोकस दूरी की क्या होगी, तो फोकस दूरी की 2 गुना होगी। देखिए जैसे कि हम यहाँ समझाना चाहेंगे, r को क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या, और f को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, यानी कि यह संबंध हमें बताता है r बराबर 2f, यानी कि इस सूत्र का मतलब है कि वक्रता त्रिज्या जो होगी वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। क्या यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? एक बार और समझाना चाहेंगे कि सर गोलाकार दर्पण अवतल या उत्तल की वक्रता त्रिज्या यानी कि r और फोकस दूरी f के बीच एक सीधा संबंध होता है। यह संबंध जो होता है वो क्या होता है, तो r बराबर 2f। इस सूत्र का मतलब बता दी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है। तो क्या आप यह सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? तो जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, r बराबर क्या होती है, 2f। तो वक्रता त्रिज्या r का r रहेगा और 2 का 2, और फोकस दूरी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह 20 सेंटीमीटर रख दीजिए। तो r बराबर 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो उत्तर आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो 20 का 2 गुना होगा, यानी कि 20 दूनी के 40। 7 का सी राइट आंसर होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम आसान लैंग्वेज में नीचे लिख चुके हैं, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए लिख दिए है कॉन्सेप्ट में कि सर अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, 20 दूनी के 40। तो इसलिए वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी यानी कि f की 2 गुनी होती है, इसलिए r बराबर 2 गुने f। तो r बराबर 2 का 2, और सेंटीमीटर कितना दिया था 20 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटे, सीधे और आभासी होते हैं। जैसे जैसे वस्तु और लेंस के बीच की दूरी घटती जाती है, वैसे वैसे आभासी प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। तो देखिए इसका सवाल कैसे बिहार बोर्ड पूछा जाएगा, तो बिहार बोर्ड में ऐसे ही पूछा जाएगा कि सर अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी और सीधा होता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन है ए यानी कि छोटा, ऑप्शन बी यानी कि सीधा, और ऑप्शन सी में है आभासी, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आभासी, सीधा, छोटे, सीधा और आभासी होते हैं, यानी कि इस सवाल का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है, तो 1 से कम होता है। इसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए आवर्धन हमेशा 1 से कम होगा। क्या आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि सर उत्तल दर्पण में जो आवर्धन का महत्तम मान जो होगा ना वो 1 से क्या होगा, तो 1 से कम होगा। 1 से कम कहने का मतलब 1/2, यानी कि 1 से तो कम ही होगा।
तो इसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए आवर्तन हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तल दर्पण में आवर्तन का महत्तम क्या होगा? तो ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी है 1/2 और ऑप्शन डी है अनंत। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो 1 से कम होगा, यानी कि 1/2। चलिए नेक्स्ट है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। अपवर्तनांक प्रकाश की गति को मापने का एक तरीका है। जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की गति अधिक होती है। इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सर पानी का जो अपवर्तनांक लगभग में जो होगा ना वो क्या होगा, 1.33 होता है, जबकि तारपीन का जो अपवर्तनांक होगा ना 1.47 होगा, इनकी 47 होगा, और केरोसिन का जो होगा 1.44 होता है, और बेंजीन का अपवर्तनांक जो होगा 1.501 होता है। तो यहाँ से आपको देख लीजिए कितना सारा कॉन्सेप्ट से क्लियर हुआ होगा कि सर पानी, एक सवाल देखिए कि यहाँ बना कि पानी का अपवर्तनांक, दूसरा बना तारपीन का, तीसरा बना केरोसिन का, और चौथा क्या बना, बेंजीन का। यानी कि एक ही सवाल से आपको 4 सवाल बनाया गया है और चारों कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है अलग अलग, कि पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, एक कॉपी में लीजिएगा और जहां आप बैठकर पढ़ाई करते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा, और डेली के डेली आपको रिवीजन करना है कि सर पानी का जो अपवर्तनांक लगभग 1.33 होता है, जबकि तारपीन का 1.47 और केरोसिन का 1.44 होता है, और बेंजीन का अपवर्तनांक 1.501 होता है। तो चलिए आते हैं और जानते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो बताइए कॉन्सेप्ट में क्या समझा है कि अपवर्तनांक प्रकाश की गति को मापने का एक तरीका है, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, और जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की गति अधिक होती है। जल्दी बताइए तो किसका सबसे कम है? तो आप देख सकते हैं कि पानी का अपवर्तनांक जो लगभग 1.33 होता है, तो ऑप्शन ए है तारपीन, ऑप्शन बी है बेंजीन, ऑप्शन सी है पानी, और डी है केरोसिन। तो देखिए चारों सवाल करवा दिए और चारों से आपको पता चल गया होगा क्या होगा राइट आंसर। तो पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और प्रत्येक क्लास में हम 10-10 ही सवाल देखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरी और सभी सारी चीज़ बताया जाता है, तो ज़्यादा वीडियो क्लास लंबी ना हो। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं तक रहने देंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।